नमस्कार स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अनुपमा जायसवाल नव्य कला वाणिज्य महाविद्यालय से बीएड सेकेंड सेमेस्टर में हम आज अध्ययन करेंगे अधिगम की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। अधिगम जिसे कि सीखना कहते हैं। अधिगम एक क्रिया है जिसमें दो विशेषताएं होती हैं, सार्वभौमिकता और निरंतरता। यह क्रिया प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक समय चलती रहती है। इसी कारण मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। इस प्रकार से वह आजीवन सीखता रहता है। इस सीखने के द्वारा व्यक्ति अनुभव प्राप्त करता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता रहता है। शिक्षा को अधिगम या सीखने का सबसे बड़ा क्षेत्र माना गया है। प्रत्येक वस्तु को हम आसानी से नहीं सीख पाते। बच्चे जन्म के तुरंत बाद से सीखना प्रारंभ कर देते हैं, इसलिए उनका विकास धीरे धीरे होता है। सीखने के द्वारा जो अनुभव बनते हैं वे हमें भविष्य की समस्याओं के समाधान में सहायता देते हैं। इसलिए सीखने का जीवन में अत्यधिक महत्व है। सीखना परिस्थिति के प्रति मनुष्य को सक्रिय बनाता है। सीखना एक स्वाभाविक अनुभव है। शिशु जन्म से ही सीखना प्रारंभ करता है। पहले वह माता के स्तन से दूध पीना सीखता है, तत्पश्चात वह ध्वनि एवं प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करना सीखता है। भूखे रहने पर वह रोना सीखता है, जिससे माँ उसे दूध पिला दे। बोतल द्वारा दूध पिला जाने पर वह मुँह में लेना सीखता है। फिर क्रमशः वह माता पिता एवं रिश्तेदारों को पहचानता है, उन्हें पुकारना, उनका अभिवादन करना, कपड़े पहनना, चलना, दौड़ना, अपने परिवेश के बारे में जानना तथा विद्यालय जाना इत्यादि सीखता है। इस प्रकार सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत अविरत चलती रहती है। बालक को जन्म के कुछ समय बाद ही से अपने वातावरण में कुछ न कुछ सीखने को मिल जाता है। पहली बार आग को देखकर बालक उसे छू लेता है और जल जाता है। फलस्वरूप उसे एक नया अनुभव होता है। अतः जब वह आग को फिर देखता है तब उसके प्रति उसकी प्रतिक्रिया भिन्न होती है। अनुभव ने उसे आग को न छूना सिखा दिया है, अतः वह आग से दूर रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि छोटा बालक यह सीख गया है कि जलती हुई वस्तु को छूने से हाथ जल जाता है। अब वह जलती हुई वस्तु को कभी नहीं पकड़ेगा। दूसरे शब्दों में उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया है। पहला व्यवहार खेलने और पकड़ने का था, जबकि दूसरा परिवर्तन व्यवहार है, ना पकड़ने का है। इस व्यवहार में जलन पीड़ा का अनुभव भी जुड़ गया है, जिससे उसके पहले व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। यह अधिगम है। यहाँ बाद का व्यवहार उद्दीपन तथा अनुक्रिया है। अब हम देखेंगे अधिगम का अर्थ, मीनिंग ऑफ लर्निंग। अधिगम का अर्थ है सीखना अथवा व्यवहार में परिवर्तन है। यह परिवर्तन अनुभव के द्वारा होता है। जीवन की विभिन्न क्रियाओं को किस प्रकार किया जाए यह सीखना है। संकुचित अर्थ में सीखना केवल ज्ञान प्राप्ति की क्रिया है और व्यापक अर्थ में सीखना घर पर ही होता है और बाहर भी। यह एक मानसिक क्रिया है जिसे व्यक्ति जानबूझकर अपनाता है, जिससे वह अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके। प्रत्येक प्राणी में कार्य करने की प्रवृत्ति होती है। इन्हीं कार्य के द्वारा वह अपने जीवन की रक्षा करता है। बालक सहज क्रियाओं और मूल प्रवृत्तियों के अनुसार सीखते हैं। व्यक्ति के अनुभव के आधार पर इनमें परिवर्तन होता रहता है। अनुभव के इस प्रकार लाभ उठाने की क्रिया को सीखना कहते हैं। प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में कुछ न कुछ सीखता है। जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होती है उतना ही अधिक
उसके जीवन का विकास होता है। बालक प्रत्येक समय और प्रत्येक स्थान पर कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसी आधार पर वुडवर्थ ने कहा है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति नित्य प्रतिदिन अपने जीवन में नए अनुभव एकत्र करता है। ये नवीन अनुभव व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि तथा संशोधन करते हैं। इसलिए यह अनुभव तथा इनका उपयोग ही सीखना या अधिगम कहलाता है। सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। मनोवैज्ञानिकों ने सीखने को मानसिक प्रक्रिया माना है। यह क्रिया जीवन भर निरंतर चलती रहती है। विभिन्न विद्वानों ने अधिगम को निम्नलिखित परिभाषाओं से परिभाषित किया है, जो कि इस प्रकार है। अधिगम की परिभाषा, स्किनर ने कहा है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। लर्निंग इज द प्रोसेस फ्यूचर कोऑर्डिनेशन इन द बिहेवियर। गिलफोर्ड ने अपने शब्दों में कहा है, व्यवहार के कारण व्यवहार में सीखना। लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर। कॉल्विन ने अपने शब्दों में कहा है, पहले के निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ आवर रेडीमेड ओरिजिनल बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सीखने को प्रभावित करने वाली दिशाएं। कोऑर्डिनेशन अफेक्टिंग टू लर्निंग। इसमें पहला पॉइंट है, पहला कि ये दशाएं क्या कहलाती हैं, इसके बारे में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। सीखने से संबंधित विभिन्न प्रयोगों में यह पाया गया कि सीखने को प्रभावित करने वाली विभिन्न दशाएं या परिस्थितियां भी होती हैं, जिनको नियंत्रित करके ही सीखने में उन्नति की जाती है। जैसे कि एमएल बिगी ने लिखा है, अधिगम क्षमता में वृद्धि से तात्पर्य ऐसी स्थितियों के निर्माण से है जिनमें निश्चित समय में बालक की क्रियाओं में अधिगम परिवर्तन उत्पन्न होता है। इसमें हम जो दशाएं हैं सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं का पहला पॉइंट है बालक की योग्यता एवं क्षमता। एबिलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ चाइल्ड। यहाँ पर बालक की योग्यता एवं क्षमता से तात्पर्य बुद्धि एवं परिपक्वता से है। बुद्धि जन्मजात होती है, बालक के विकास के साथ साथ उसमें वृद्धि होती जाती है। परिपक्वता का संबंध बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास से होता है। अतः बालक में सीखने की योग्यता, रुचि, बुद्धिलब्धि का स्तर, मनोदशा, लगन और उत्साह एवं शारीरिक परिपक्वता का प्रभाव उसके सीखने की अवस्था को निश्चित करता है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने सीखने वाले के अध्ययन के आधार पर सीखने की क्रिया एवं विधि को निश्चित करने का प्रयास किया है। परिमाणतः शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या का निर्माण बालक के आधार पर ही किया जाता है। निश्चित दूसरा पॉइंट आता है निश्चित उद्देश्य, डेफिनेट एम। बालक को जब कोई ज्ञान दिया जाए तो उसका उद्देश्य स्पष्ट एवं निश्चित होना चाहिए, अर्थात बालकों को उद्देश्य से परिचित करा दिया जाए जिससे वे स्वयं को सीखने के लिए तैयार कर सकें। इस प्रकार में उनमें नवीन कार्य को सीखने के प्रति ललक होगी। यह ललक, जिसे आंतरिक उत्साह कहते हैं, बालकों के सीखने में सहायक होगी। वे अपना ध्यान केंद्रित करके पूर्ण मनोयोग से सीखने के फल को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। अध्यापक को ज्ञान का पक्ष एवं विपक्ष बालकों के समक्ष स्पष्ट कर देना चाहिए, जिससे वे उसका दुरुपयोग ना कर सके।
तीसरा पॉइंट है प्रेरकों का प्रयोग, यूज़ ऑफ मोटिवेट। प्रेरक शब्द से तात्पर्य बालक में आंतरिक एवं बाह्य रूप से उत्साह या प्रेरणा देने वाली शक्ति से होता है। बालक के सीखने में ही नहीं, सभी प्राणियों के सीखने में प्रेरक तत्वों को आवश्यक माना गया है। शिक्षा के क्षेत्र में छोटे बालकों को पुरस्कार एवं दंड और बड़े बालकों को प्रशंसा एवं निंदा के द्वारा प्रेरणा देकर नवीन ज्ञान को शीघ्र सिखाया जा सकता है। इसलिए M.L. बिनी ने लिखा है कि एक अध्यापक जो अपने छात्रों को अच्छी प्रकार से शिक्षा के प्रति प्रेरित कर सकता है, वह शिक्षा संबंधी युद्ध को आधा प्रारंभ से ही जीत लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है विषय का स्वरूप एवं विधि, नेचर एंड मेथड ऑफ सब्जेक्ट। सीखने पर सीखी जाने वाली विषय वस्तु एवं सीखने की विधि का सीधा प्रभाव पड़ता है। विषय सार्थक, उपयोगी और यथार्थ होना चाहिए, जिससे सीखने वाले तात्कालिक लाभ उठा सकें। साथ ही सीखने की विधि, खेल विधि, क्रिया विधि आदि का प्रयोग शिक्षक को प्रारंभिक कक्षाओं में करना चाहिए और उक्त कक्षाओं में संपूर्ण विधि, सामूहिक विधि, सहयोग विधि एवं सहसंबंध विधि आदि का पालन करना आवश्यक है। यही कारण है कि कक्षा शिक्षण के लिए शिक्षण सूत्रों, शिक्षण पद्धतियों एवं शिक्षण विधियों के प्रशिक्षण के समय शिक्षकों को अलग अलग ज्ञान दिया जाता है। अतः शिक्षक को छात्रों के आधार पर विषय का चयन एवं उपयुक्त विधि का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, शिक्षक का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी ऑफ टीचर। इंग्लैंड की उच्च शिक्षा के विज्ञान छात्र एवं छात्राओं ने हड़ताल की थी। उनकी प्रमुख मांग थी कि नोबेल पुरस्कार विजेता हमको पढ़ाए। इससे यह स्पष्ट होता है कि बालकों में उच्च बनने की आकांक्षा जन्म से ही होती है। वे शिक्षक को अपना आदर्श बनाते हैं, जिससे ज्ञान के क्षेत्र में उन्नति कर सके। अतः सिखाने वाले का व्यक्तित्व प्रभावशाली हो, जिससे छात्र सीखने के क्षेत्र में तीव्र उन्नति कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है सहायक साधनों का प्रयोग, यूज़ ऑफ मटेरियल्स एड्स। प्रत्यक्षात्मक एवं विचारात्मक सीखने में सहायक साधनों का प्रयोग अति आवश्यक होता है। सीखने में ज्ञानेंद्रियों एवं मानसिक शक्तियों का सही प्रयोग तभी सफल हो सकता है जब संसाधन पर्याप्त हो। इसलिए प्रत्येक विषय के शिक्षण के लिए सही सहायक सामग्री का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। वैज्ञानिक विषयों में सहायक यंत्रों का प्रयोग एवं साहित्यिक विषयों में विद्वानों द्वारा रचित पांडुलिपियों का प्रयोग आवश्यक होता चाहिए। बालकों को जब हम बोर्ड पर कोई चित्र बनाकर समझाते हैं तो वह अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना कि उसका प्रत्यक्षात्मक निरीक्षण लाभप्रद होता है। 7th पॉइंट अभ्यास, जैसे कि एक्सरसाइज बोलते हैं। किसी भी प्रकार का सीखना हो, अभ्यास के द्वारा उसे स्थायी एवं सरल बनाया जा सकता है। अभ्यास के द्वारा कठिन कार्य को भी सरलता से सीखा जा सकता है। अभ्यास कराते समय शिक्षक को सही विधि एवं उचित समय वितरण का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा अभ्यास का प्रभाव सीखने में प्रगति न करके रुकावट उत्पन्न होता है।
तो ये थी हमारी अधिगम को प्रभावित करने वाली दशाएं। हम अध्ययन करेंगे CC1 में थर्ड यूनिट पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट को स्टार्ट करने के पहले हमें अधिगम के बारे में अध्ययन होना आवश्यक है कि अधिगम क्या कहलाता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे निर्माणवादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम, थर्ड यूनिट का रहेगा जिस